गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने प्रथम जो व्याख्यान लिया था उसमें प्रथम व्याख्यान में हमने परिचय का लिया था, जिसमें हमने तीनों क्लासें बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का सिलेबस आपको नोट करवाया था। आज सेकंड जो आपका व्याख्यान है उसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट ले रहे हैं, प्रबंध। उस प्रबंध के अपन व्याख्यान में 5 चीज़ों का अध्ययन करेंगे: अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व एवं कार्य प्रबंध के। तो इसमें प्रबंध जो शब्द हैं वो व्यापक शब्द हैं, संकुचित शब्द हैं, कई अर्थों में इसका प्रयोग आता है। तो जो प्रबंध को प्रबंध शास्त्रियों ने जो अवगत करवाए हैं उसके अंतर्गत प्रबंध शब्द एक व्यापक शब्द हैं, जिसे आधुनिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कुछ व्यक्ति इसका संकीर्ण अर्थ लगाते हैं तो कुछ व्यापक अर्थ लगाते हैं। संकीर्ण या संकुचित अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति हैं। इसके अनुसार वे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करा सकता है प्रबंधक कहलाता है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराता है उसको प्रबंधक कहते हैं। अब इसी को प्रबंध शास्त्रियों ने विस्तृत अर्थ में लिया है। क्या लिया है? व्यापक तथा विस्तृत अर्थ में प्रबंधक को प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। इस अर्थ में प्रबंध में निम्न कार्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? देखिए, फर्स्ट कार्य है नियोजन, प्लानिंग। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है। फिर है निर्देशन, डायरेक्शन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। नियंत्रण, कंट्रोलिंग तथा नीति निर्धारण, डिसीजन मेकिंग आदि कार्य सम्मिलित किए हैं। अब इसमें जब हमने ये जाना है कि इसमें कौन कौन से कार्य हैं, इसका क्या अर्थ है, तो इसके बाद में आती है परिभाषा। परिभाषा में 2 तरह की परिभाषा हैं जो प्रबंध शास्त्रियों ने दी हैं। फर्स्ट परिभाषा है F.W. टेलर की। F.W. टेलर ने बताया, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि वे सर्वोत्तम एवं मितव्ययपूर्ण विधि से कैसे किया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल ने बताया कि प्रबंध से आज से पूर्वानुमान लगाना है, योजना बनाना है, संगठित करना है, आदेश देना है, समन्वय करना है तथा नियंत्रण करना है। ये जो 2 परिभाषा हैं इसमें हेनरी फ्योल ने कार्यों के आधार पर परिभाषित किया है प्रबंध को। इसके आधार पर हम अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर प्रबंध को डिफाइन कर सकते हैं। निष्कर्ष के तौर में प्रबंध एक कलात्मक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों का नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा एवं निर्णय का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा और प्रबंध को निष्कर्ष के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे आपको समझाया है। अब प्रबंध का हम लेंगे, प्रबंध की विशेषताएं से आपको अवगत कराएंगे। प्रबंध की कई विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से किसी भी काम को हम करते हैं तो उसी प्रकार प्रबंध को भी हम काम यूज लेते हैं, काम करते हैं, इस प्रबंध को मैनेजमेंट करते हैं। तो उसकी क्या परिभाषा हो सकती है? उसकी फर्स्ट परिभाषा हो सकती है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया कैसे है? प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी बिजनेस के अंतर्गत रुकती नहीं है। बिजनेस प्रारंभ हुआ उस समय प्रबंध करते हैं, वहाँ से लगातार आपका बिजनेस जब तक चलेगा उस समय तक प्रबंध करना पड़ेगा प्रबंधक को, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा इसकी जो विशेषता है वो है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से व्यक्ति समाज में काम करता है उसी प्रकार समाज में व्यवसाय भी काम करता है। उसमें व्यवसाय जो काम करता है वो समाज के लिए काम करता है, इसलिए ये कैसी प्रक्रिया हो गई? सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट, थर्ड जो इसकी विशेषता है वो है प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रबंधक जो प्रबंध करता है वो मशीनों के साथ साथ मानव का प्रबंध करता है। मानवीय प्रबंध को ही प्रबंध कहा जाता है, इसलिए ये भी एक विशेषता है कि प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है। उसके बाद में हम लेंगे प्रबंध एक सामूहिक प्रयासों से संबंधित हैं। प्रबंध एक सामूहिक प्रयासों से
संबंधित हैं। प्रबंध के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, खुद अपना प्रबंध नहीं करता है, वो अपने व्यवसाय के अंतर्गत काम करने वाले जो अधीनस्थ होते हैं, उसके अंडर में जो काम करते हैं, जो संगठन के अंदर में काम करते हैं, उनका प्रबंध करता है। उसके बाद में हम इसकी 5 विशेषता देखेंगे। उसके अंतर्गत हम ये जानना चाहेंगे, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त एक ऐसी शक्ति है जिसके अंतर्गत मैं ये आपको बता सकता हूँ कि प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध जो करता है व्यक्ति अपने अधीनस्थों का, वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको कह सकते हैं अमूर्त शक्ति है। उसके बाद में आपकी जो परिभाषा है 6 नंबर, प्रबंध एक विज्ञान है। विज्ञान किस प्रकार से है, प्रबंध आजकल कई परिविधियों के द्वारा किया जाता है। किस तरह से प्रबंध अपने अधीनस्थों को खुश कर सकता है, मनोबल बढ़ा सकता है, मोटिवेशन कर सकता है, किस प्रकार से काम करवा सकता है, उनको एक कला है, विज्ञान है। प्रबंध कला है, विज्ञान है। ये भी एक विशेषता है कि विज्ञान भी है और कला भी है। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट विशेषता है वो है प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया तो थी, सार्वभौम प्रक्रिया भी है। इसके नेक्स्ट जो विशेषता है वो है प्रबंध एक पैसा है। प्रबंध पैसा किस प्रकार से है, प्रबंध के रूप में एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई करता है, BBA करता है, MBA करता है और मैनेजमेंट की डिग्री लेता है। मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद में किसी फर्म के अंदर वो प्रबंध करता है। तो प्रबंध करने के अंतर्गत वो क्या करता है, एक काम सीखता है, तो उसका एक पैसा हो गई, एक विद्या हो गई। नेक्स्ट, प्रबंध एक उद्देश्यपरक है। उद्देश्यपरक कैसे हैं, कोई भी व्यवसाय के अंतर्गत प्रबंधक प्रबंध करता है तो वो एक उद्देश्य लेके चलता है कि मुझे इस व्यवसाय के अंतर्गत इतनी वस्तुओं का उत्पादन करना है, इतना उत्पाद करने के बाद में इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना लाभ कमाना है। तो ये एक उद्देश्य टारगेट लेके चलता है एनुअली, कि मेरे को इस व्यवसाय के अंतर्गत कितना लाभ कमाना है, कितना इसका टारगेट लेके चलता है। इसलिए ये एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया हो गई प्रबंध। नेक्स्ट, आपके प्रबंध एक परिस्थितिजन्य माना जाता है। परिस्थितिजन्य कैसे है, प्रबंध के अंतर्गत कई उतार चढ़ाव आते हैं, बिजनेस साइकिल चलता रहता है। उस बिजनेस साइकिल के अंतर्गत आपका जो बिजनेस में जो परिस्थितियाँ आती है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, उस परिस्थिति के अनुसार मैनेजमेंट प्रबंधक को डिसीजन लेने पड़ते हैं। और उस डिसीजन के अंतर्गत जब उतार है तो चढ़ाव का किस प्रकार से सामना करें, चढ़ाव है तो उतार का वो किस प्रकार से बैलेंस बना के रखें, व्यवसाय को कंट्रोल रखें मार्केट में, प्रतिस्पर्धा में। इसलिए इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते जो डिसीजन लेता है, इसलिए प्रबंधक परिस्थितिजन्य माना गया है। नेक्स्ट जो परिभाषा है, विशेषता है, वो है प्रबंध अन्य ज्ञान शास्त्रों से संबंधित है। कोई भी शास्त्र जो मैनेजमेंट लेते हैं, प्रत्येक जो सेक्टर है उसमें आजकल प्रबंध अनिवार्य सब्जेक्ट हो गया है। इसी में हम लेते हैं चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रबंध करना पड़ता है, किस प्रकार से पेशेंट जो भर्ती होता है हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किस प्रकार प्रबंध करना पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि विभाग में कोई भी कार्यक्रम करना पड़ता है तो वो किस प्रकार से करना पड़ेगा। इसलिए ये सभी ज्ञान शास्त्रों से संबंधित माना गया है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है प्रबंध एक अधिकार सत्ता प्रणाली है। अर्थात इसमें जो प्रबंधक होता है उसको कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करता है अपने अधीनस्थों को काम लेने के लिए। तो वो क्या होगी, अधिकार सत्ता प्रणाली। नेक्स्ट जो लास्ट आपके इसमें विशेषता है वो है प्रबंध एक समन्वयकारी शक्ति है। अर्थात जो प्रबंधक हैं वो अपने बिजनेस के अंतर्गत जो समन्वय करता है अधीनस्थों और अपने बीच में जो संगठन चलता है ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो जो समन्वय करता है उसको समन्वयकारी शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी विशेषता हुई प्रबंध की। अब नेक्स्ट आपके प्रबंध का महत्व, टॉपिक है प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व 3 प्रकार से हम ले सकते हैं। प्रबंध का महत्व सबसे पहले बिजनेस में क्या है, उसके बाद में समाज में क्या है,
उसके बाद में राष्ट्र में क्या है। 3 प्रकार से हम प्रबंध को परिभाषित करेंगे, उसका महत्व समझेंगे तीनों में किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले बिजनेस के अंतर्गत प्रबंध का क्या महत्व है। तो बिजनेस के अंतर्गत प्रबंध का जो पहला महत्व है वो है उद्देश्य एवं प्रतिबद्धता का निर्धारण। उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। जैसा कि कोई भी बिजनेस लगता है, स्टैंड होता है, तो अपने उद्देश्य को स्पष्ट उद्देश्य लेकर बिजनेस में उतरता है। किस प्रकार से उसको बिजनेस करना है, किस प्रकार से उसको मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा के रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो उस प्रकार से ये फर्स्ट महत्व है उसका प्रबंध में। नेक्स्ट जो बिजनेस के अंतर्गत महत्व है मैनेजमेंट का, वो है साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। जैसा कि बिजनेस के अंतर्गत बहुत भारी मशीनरियाँ लगती हैं, कई तरह की मशीनरी लगती हैं, उन मशीनरीज का सदुपयोग किस प्रकार से हो, ये किसका काम है, मैनेजर का, प्रबंधक का। तो ये प्रबंध आवश्यक है, इसलिए प्रबंध का ये भी एक महत्व है। नेक्स्ट जो महत्व है वो है संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति। जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं व्यवसाय के अंतर्गत, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है। उन निर्णयों के द्वारा प्रबंधक बिजनेस में जो लाभ अर्जित करता है वो क्या कहलाते हैं, उद्देश्यपरक। ठीक है। नेक्स्ट जो संस्था की सफलता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद में जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान। बिजनेस के अंतर्गत कई बार जटिल समस्याएं आ जाती हैं। कभी कोई व्यक्ति का बिजनेस के अंतर्गत डेथ हो जाती है, कभी आग लग जाती है, कभी किस तरह का नुकसान हो जाता है, जहाज जा रहा होता है सामान का और उसमें पानी में डूब जाता है, कई तरह की जटिल समस्या आती है। उन जटिल समस्याओं को सोल्व करने के लिए मैनेजर व्यवसाय का इंश्योरेंस करवाता है, अपने कार्यों का इंश्योरेंस करवाता है, व्यवसाय में माल का इंश्योरेंस करवाता है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए ये भी एक तरह का महत्व है। उसके बाद में हम लेते हैं मानवीय संसाधनों का विकास। HRM डिपार्टमेंट जो बनता है व्यवसाय के अंतर्गत, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, उसके अंतर्गत कर्मचारियों की व्यवसाय के अंतर्गत एक प्रबंधक भर्ती करता है, भर्ती का विज्ञापन निकालेगा। विज्ञापन निकालने के बाद उनका इंटरव्यू लेगा, साक्षात्कार लेगा। साक्षात्कार प्रणाली के बाद में वो व्यवसायिक में उनका चयन करके उनका अपॉइंटमेंट करेगा। अपॉइंटमेंट के बाद की प्रक्रिया है, उनको ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षण देने के बाद में उनको कार्य का प्रोबेशन में उनको रखेगा और उनको उस काम में देखेगा किस प्रकार से काम करता है। अगर अच्छा काम करता है तो उसको लगातार काम सौंप दिया जाएगा, डिपार्टमेंट में उसको चार्ज दे दिया जाएगा। अन्यथा उसको और ट्रेनिंग बना के उसके काम को विकसित किया जाएगा। तो प्रबंध में ये भी एक प्रबंध का महत्व है। उसके बाद में नेक्स्ट सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना। बिजनेस में ये एक बहुत डिसीजन लेना पड़ता है प्रबंधक को कि किस प्रकार से वो मार्केट में जितने भी उद्योग धंधे काम कर रहे हैं उन उद्योग धंधों को ध्यान रखें, उन उद्योग धंधों को आपस में संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें, आपस में यूनियन तैयार करें। वो यूनियन सरकार से डिमांड करती हैं, जनता की मांगों के अनुसार समझौते करती हैं। तो उनको क्या कहते हैं, संगठनात्मक संबंधों की स्थापना। फिर आपके हैं जो महत्व है बिजनेस के अंतर्गत उत्पादकता में अभिवृद्धि। उत्पादकता में अभिवृद्धि का अर्थ है कि बिजनेस के अंतर्गत कई बार डिमांड अच्छी आती है, सीजनेबल धंधा होता है, बिजनेस होता है, तो उसमें सीजनेबल के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ानी पड़ती है। तो जो टारगेट है बिजनेस का, उस टारगेट के अंतर्गत मार्केट रिसर्च किया जाता है, पता लगाया जाता है कि इस सीजन में हमारा प्रोडक्ट की कितनी आवश्यकता पड़ सकती है मार्केट में। उसके आधार पे सरकार से प्राप्त आंकड़े, स्टैटिस्टिकल डाटा बिजनेस तैयार करता है कि इस मार्केट में इतनी आवश्यकता पड़ सकती है। सीमेंट इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, उसमें डिमांड हो जाती है तो पता चलता है कि उत्पादकता इतनी पड़ेगी, तो उसके आधार पर निर्माण किया जाता है। तो क्वांटिटी बढ़ा सकता है, पार्ट टाइम कस्टमर को लाभ देने के लिए अपने जो काम करते हैं मजदूर, उनको एक्स्ट्रा बोनस देके उनको एक्स्ट्रा टाइम में काम करवाएगा। ठीक है। फिर नवीन तकनीकों तथा प्रचलित विधियों में समन्वय। जैसे कि व्यवसाय में कई प्रकार की विधियां प्रचलित हैं। अब जो मार्केट हैं
वो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वैश्वीकरण। विश्व के काफ़ी देश भारत में आ रहे हैं, भारत की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ फॉरेन में जा रही है। उस वजह से हमारे भारत में कई तरह की बाहर की जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं। तो उसकी वजह से बाहरी एजेंसियाँ यहाँ आएगी तो अपनी नवीनतम टेक्नोलॉजी लेके आएगी, और भारत में पुराने मशीनों से पुराना तरीके से उत्पादन किया जा रहा है, तो वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएगी। तो कंपटीशन जब नहीं कर पाएगी तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगी। इसलिए प्रबंधक का ये भी कार्य है कि बिजनेस के अंतर्गत वो इस प्रकार की मेथोडोलॉजी काम लें जिससे फॉरेन की जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ आई हैं उन इंडस्ट्री से सामना कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। नेक्स्ट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, एक प्रबंधक समाज में अपने जो उत्तरदायित्व हैं, समाज में कोई भी वस्तु जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, खान पान की चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यकता हैं एक व्यक्ति की, परिवार पालन की, उनको सस्ती दरों पे आम आदमी को उपलब्ध करवाएं। तभी समाज में व्यवसाय का मूलभूत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा होगा। नेक्स्ट, संस्था की ख्याति। संस्था की ख्याति प्रबंधक के हाथ में है। प्रबंधक जब मार्केट में संस्था के द्वारा आम आदमी के सामाजिक उत्तरदायित्व में पालन करेगा तो उसकी गुडविल बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये एक संस्था का अपने व्यवसाय में महत्व है। नेक्स्ट अब लेते हैं व्यवसाय के विशेषता महत्व में सेकंड महत्व, एक व्यवसाय में सामाजिक दृष्टि से मैनेजमेंट का क्या महत्व है। तो इसके अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में समन्वय। समाज में गरीबी रेखा में भी लोग जीते हैं, मध्यम परिवार भी हैं, अमीर वर्ग भी हैं, उन सब के बीच में इस प्रकार से वस्तु का मूल्य, उसकी क्वांटिटी, उसका उत्पादकता रखनी जिससे कि व्यवसाय सबके बीच में अपनी गुडविल बना सकें। उसके बाद में आता है वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि। जैसा कि वस्तुओं में हमने वस्तुओं को आराम से समझ सकते हैं। सेवाओं के अंतर्गत बीमा, व्यवसाय, दूरसंचार, चिकित्सा सेवा, ये सेवा के व्यवसाय हैं। तो इसमें एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय में ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार से वो सेवा के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धि आम जनता के बीच में समानतापूर्ण कर सके। नेक्स्ट जो इसका समाज के लिए उपयोग है प्रबंध का, वो है रोजगार की उपलब्धि। व्यवसाय का ये उपलब्धि जब वो कहीं पे इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ का जो आम जनता है, जो निवासी हैं, वहाँ की जो स्थानीय स्तर पे जो निवास करने वाली जनसंख्या है, वो व्यवसाय से ये उम्मीद लगाती है कि उनको रोजगार उपलब्ध होगा। तो व्यवसाय का ये सामाजिक महत्व है कि वो वहाँ पे निवास करने वाले लोगों को सामाजिक पिछड़ापन दूर करें, उनको रोजगार उपलब्ध करवाएं। ठीक है। उसके बाद में है जीवन स्तर में सुधार। जब व्यवसाय वहाँ पे लगता है पिछड़े क्षेत्र में, तो पिछड़े क्षेत्र में व्यवसाय लगने के बाद में वहाँ की इंडस्ट्री से वहाँ पे कई तरह की आधारभूत सुविधाओं की बढ़ोतरी होती है। कोई भी इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे यातायात की सुविधा होगी, ट्रांसपोर्ट की, वहाँ पे परिवहन की सुविधा के होने से वहाँ पे सड़क की व्यवस्था होगी, वहाँ बैंक की सुविधा बनेगी, वहाँ बच्चों के लिए अध्ययन के लिए स्कूल बनेगी, वहाँ चिकित्सा सुविधा, स्टाफ के लिए चिकित्सा सुविधाएं बनेगी। इस प्रकार से वहाँ पे इन चीज़ों का, सुविधाओं का जीवन स्तर में सुधार आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य अर्थात हमारे जो परिवेश में कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं। वो दैनिक उपभोग की वस्तुएं अगर हमें उपलब्ध नहीं होगी तो हम दूसरी वस्तुओं के उपभोग की आदत लग जाती है।
जिससे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य परिवर्तन हो जाते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य जिस प्रकार से हमारी पगड़ी है, साफा जिसको हम कहते हैं, उसी प्रकार हमारी धोती है, कुर्ता है, इस तरह की पोशाकें अगर मार्केट में नहीं मिलेगी तो हम इनका प्रयोग करना भूल जाएंगे। तो ये सांस्कृतिक जो मूल्य की रक्षा है वो व्यवसाय भी करना जानता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो महत्व है, सामाजिक उत्पादन में योगदान। सामाजिक जो उत्पादन है, उत्थान, सामाजिक उत्थान, जैसा कि सामाजिक उत्थान में यह है कि व्यवसाय हमारे बीच में जब लगता है तो समाज का उत्थान होता है, वहाँ के लोगों की आय बढ़ती है, रोज़मर्रा की वस्तुएं मिल जाती हैं, उस वजह से उनका जीवन स्तर उठ जाता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट इसका थर्ड पॉइंट है महत्व का, वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है इसका, मैनेजमेंट का। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व है भौतिक संसाधनों का सदुपयोग। व्यवसाय के अंतर्गत एक व्यवसाय में बिजनेस का भौतिक संसाधनों का सदुपयोग होता है। देश के अंतर्गत देश में कई जगह वस्तुओं की उत्पादकता कम होती है, कई जगह ज़्यादा होती है। तो जहाँ कम होती है व्यवसाय, दूसरा व्यवसाय कंपटीशन में वहाँ पे वस्तुएं पहुँचाने की कोशिश करता है। तो यह सामाजिक संसाधनों का सदुपयोग। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है मानव संसाधन का सदुपयोग। जहाँ पे बेरोजगारी अधिक है, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, विश्व में जनसंख्या में दूसरे स्थान पे हैं, तो मानवीय संसाधन अधिक होने की वजह से प्रबंधक के द्वारा व्यवसाय में, राष्ट्र में जो रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, उस रोजगार उपलब्ध करवाने के बिंदु को हम कह सकते हैं मानवीय संसाधनों का सदुपयोग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां देश है विश्व में। तो इसका जो क्षेत्रफल के आधार पे हम ये देखते हैं कि पूंजी निर्माण विभिन्न स्टेट में, कई देश स्टेट हैं, महाराष्ट्र और आपके कर्नाटका, उधर बहुत घनी आबादी हैं, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे पूंजी निर्माण तीव्र गति से बढ़ा है। गुजरात जो भी कांडला बंदरगाह पे नज़दीक हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पे आपके जहाज़ों के द्वारा बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, तो वो भी विकास कर रहा है। नेक्स्ट आपके है राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान। बिजनेस का ये है कि बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट से बाद में उसको जो प्रत्येक जो वस्तु की सेल होती है, उसके अलावा अपने प्रॉफिट में से सरकार को भी आयकर देना पड़ता है। उससे सरकार को जो आमदनी प्राप्त होती है, उस आमदनी से सरकार राष्ट्रीय योजनाओं को बनाती है, पंचवर्षीय योजना बनाती है, नीतियाँ बनाती है। उन नीतियों में जो पैसा खर्च करती है, उन पैसा को खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को आमदनी प्राप्त होती है। तो जो आमदनी व्यवसाय के द्वारा प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय योजनाओं में व्यवसाय का योगदान। ठीक है। फिर लेते हैं संतुलित आर्थिक विकास। देखा जाए देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बिजनेस कम है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे व्यवसाय ज़्यादा हैं। तो ये जो संतुलित और असंतुलित विकास की कड़ी है, इसको सरकार अपनी पॉलिसी के द्वारा समान करने की कोशिश करती है। इसके अंतर्गत सरकार ये देखती है कि किस व्यवसाय की कहाँ पे आवश्यकता है और उसको वहाँ पे किस प्रकार से विकास किया जा सके। तो सरकार ये देखती है जहाँ पे व्यवसाय फल फूल सकता है लेकिन व्यवसायी वहाँ पे कतराता है व्यवसाय करने से, लगाने से, तो सरकार ये देखती है कि वहाँ पे इनको जो ज़मीन है वो निःशुल्क मुहैया करवाई जाए, इनको जो सड़क की सुविधाएं हैं वो करवाई जाए, इनको बिजली सस्ती दरों पे उपलब्ध कराई जाए। इससे क्या होगा, वो बिज़नेस वहाँ पे बिज़नेस व्यवसाय लगाने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है। फिर है आपका गरीबी का उन्मूलन। सरकार यदि कहीं पे व्यवसाय लगाने को, व्यवसायी को मोटिवेट करती है, वहाँ पे अगर गरीबी ज़्यादा है, आम आदमी आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो व्यवसाय के द्वारा वहाँ की गरीबी उन्मूलन का भी कार्यक्रम हो सकता है।
नेक्स्ट जो इस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व का पॉइंट है जो लास्ट, देश की समृद्धि। देश के अंतर्गत अगर पूंजीकरण, पूंजी के द्वारा उद्योग, उद्योग के द्वारा औद्योगिकरण और ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत हम देश में व्यवसाय को बढ़ावा देंगे तो देश की समृद्धि संभव है। दूसरे देशों के साथ हमें कंपटीशन करना है तो देश के अंतर्गत व्यवसाय अधिकतम मात्रा में लगाने पड़ेंगे। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज का व्याख्यान का, वो है कार्य। कार्य के अंतर्गत हम लेंगे जो कार्य हैं प्रबंध के, कौन कौन से कार्य हैं। नियोजन फर्स्ट, सबसे पहले कोई भी व्यवसाय करते हैं उसका कार्य है प्रबंध का नियोजन। नियोजन का मतलब प्लानिंग। फिर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, नवप्रवर्तन एवं प्रतिनिधित्व। तो ये हमारे प्रबंध के कार्य हैं। तो प्रबंध के कार्य के अंतर्गत हमने फर्स्ट जो कार्य लिया है वो है प्लानिंग, नियोजन। नियोजन में बताना चाहूँगा, नियोजन प्रत्येक प्रबंध अपने कार्य का श्री गणेश नियोजन से करता है। कोई भी प्रबंधक अपने व्यवसाय में कोई प्लानिंग करता है, कोई व्यवसाय लगाता है तो सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना है, प्लानिंग, और व्यवसाय क्यों करना है, उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है प्लानिंग का। तो इसको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। प्रबंधक अपने कार्य का श्री गणेश नियोजन किससे करता है? नियोजन से। तो नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। इस हेतु प्रबंधक भावी कार्यों के साथ इन कार्यों को करने हेतु साधनों, विधियों, पद्धतियों, नियमों, प्रणालियों आदि का निर्धारण करता है। नियोजन के अंतर्गत प्रबंधक इस बात का अग्रिम रूप से निर्धारण करता है कि क्या किया जाना है, कब करना है, किस प्रकार करना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सीमेंट इंडस्ट्री का चुनाव करता है कि मुझे ये व्यवसाय करना है, तो सबसे पहले प्लानिंग करेगा उस क्षेत्र में कितनी प्रकार की सीमेंट इंडस्ट्री है, उस सीमेंट इंडस्ट्री में उसको कितना कंपटीशन झेलना पड़ेगा, वहाँ पे जो इंडस्ट्री लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे तो वहाँ पे लाइम इंडस्ट्री फल फूल सकती है क्या, वहाँ पे लाइम उद्योग कच्चा माल आराम से प्राप्त हो सकता है क्या व्यवसाय को, तो वो वहाँ पे डिसीजन लेगा लगाने के लिए। नेक्स्ट आपका जो कार्य है वो है संगठन। व्यवसाय में सबसे पहले नियोजन किया जाता है। नियोजन के बाद में हम ये देखेंगे कि उसमें व्यवसाय में काम करने के लिए हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है। कर्मचारियों की आवश्यकता के बाद में हम उन कर्मचारियों को जो संगठित रूप से फर्म में लेंगे तो उनको हम एक रूप में कहेंगे संगठन, कर्मचारियों का संगठन। इसको हम कह सकते हैं संगठन वह उपकरण है जिसके द्वारा प्रबंधक संस्था के सभी भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग करता है। संगठन वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक मानवीय संसाधनों के कर्मचारियों का कार्य का विभाजन करता है कि उनको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। काम बांटता है उनको अपने पद के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार। उन कार्यों में करने के अधिकार प्रदान करता है, उनको पावर देता है, कौन सी सीट पे कौन बैठेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, कौन सा काम कौन करेगा। इस प्रकार से उनके अधिकारों का विभाजन भी करता है। उन कार्यों को करने के लिए अधिकार प्रदान करता है तथा सभी कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध अर्थात कौन अधिकारी हैं, कौन उसका अधीनस्थ हैं का निर्धारण करता है। इसके बाद में समस्त सदस्यों के बीच में अधिकारों का विभाजन किया जाता है तथा उनमें आपसी संबंधों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही संगठन संरचना का निर्माण होता है। संगठन जो संरचना है उसमें अधीनस्थ और उसके ऊपर काम करने वाले कर्मचारियों का जो संगठनात्मक कार्यों का विभाजन होता है, अधिकारों का विभाजन होता है, पावर का आपस में बंटवारा होता है, उसको संगठनात्मक संरचना कहते हैं।
जिससे संस्थान में अधिकारियों व अधीनस्थों के संबंधों का जन्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट कार्य है आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बाद में निर्देशन, डायरेक्शन। निर्देशन वे कार्य हैं जिसके अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों को नेतृत्व करता है, अभिप्रेरित करता है, उनके बीच संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था करता है। तो डायरेक्शन अंतर्गत उनको निर्देशित करता है कौन सा कार्य कौन देखेगा, कौन करेगा। ठीक है। तथा उनके मनोबल को बढ़ाए रखता है, उनके मोटिवेट करता रहता है, उनको मनोबल बढ़ाए रहता है। तो उनके कार्यों के बनाए रखता है। निर्देशन के द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार को संस्था के अनुकूल बनाता है। किस प्रकार से वे व्यवसाय के अंतर्गत आपस में काम के बंटवारे के पश्चात वो काम को सही ढंग से कर रहे हैं, उनका निर्देशन किया जाता है। तथा अपनत्व की भावना पैदा करता है उनके बीच में कि किस प्रकार से वो एक दूसरे के अपनत्व के आधार पर काम को अंजाम दें। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी मिलकर स्वेच्छा से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देने को तत्पर होते हैं। नेक्स्ट जो कार्य है आपका इसमें निर्देशन के बाद में वो है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। प्रबंधक में जैसे हमने बताया कार्य के अंतर्गत पहला प्लानिंग, नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा निर्देशन, चौथा नियंत्रण। अब आपने उनको निर्देश बांट दिए कि आपको किस प्रकार से काम करना है। तो अब प्रबंधक का ये काम है कि वो उनको देखना कि जिस प्रकार से उनको आदेश दिया गया है उसी प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। इसके अंतर्गत नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का वे भाग हैं जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों का न कि कर्मचारी का कार्यों का प्रबंध करता है। वो कर्मचारियों के कार्यों का निर्देशन करता है, कार्यों का नियंत्रण करता है। इस हेतु प्रबंधक वास्तविक कार्य परिणामों की पूर्व निर्धारित कार्य परिमापों जो स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि उनको कौन सा काम दिया था मार्केट में, वो उस प्रकार से काम फर्म में कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस बांटे गए काम का किस प्रकार से वो अपना संपूर्ण 100% दे रहा है, उसका निर्देशन करना, नियंत्रण करना। ठीक है। नियोजित कार्यों से तुलना करता है। तत्पश्चात कोई विचलन अर्थात काम जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, अगर विचलन है तो उन्हें ज्ञात करना कौन सा विचलन है और उन विचलनों को दूर करने के उपाय करता है। इस हेतु प्रबंधक को कभी कभी संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया को दोहराना भी पड़ता है। कई बार ये होता है कि प्रबंधक अधीनस्थ को जो आदेश दिया जाता है वो आदेश नीचे जाते जाते परिवर्तित हो जाता है और उस परिवर्तन होने की वजह से जो काम डिसीजन के अनुसार लिया गया था वो पूर्णतः पालन नहीं हो पाता है। तो प्रबंधक को पुनः मीटिंग बुलाकर उसको विचलन को दूर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कार्य है वो है समन्वय। समन्वय के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिजनेस के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत प्रबंधक ये ध्यान करता है कि संस्था की सफलता के लिए सभी प्रकार का समन्वय आवश्यक है। लंबवत, समतल, आंतरिक, बाह्य सभी प्रकार के समन्वय प्राप्त किया जाता है। लंबवत आपका लंबा होता है, ऊपर से आदेश दिया जाता है, नीचे पालन किया जाता है। इसी प्रकार समतल है, सभी एक डिपार्टमेंट बैठ के आराम से उस समस्या को सोल्व करते हैं, उसको कहते हैं समतल। आंतरिक, व्यवसाय के अंतर्गत कोई आंतरिक कलह होती है तो उसको मिटाने के लिए आपस में मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग के द्वारा उसको सोल्व किया जाता है। इसी प्रकार बाह्य समस्या आती है। बाह्य समस्या किसी व्यवसाय के द्वारा प्रतिस्पर्धा होती है, गवर्नमेंट ने किसी तरह की पॉलिसी बनाई है, राजकोषीय मौद्रिक नीति, उससे प्रभावित होता है व्यवसाय, तो उसको डॉल करने के लिए जो परिवर्तित करके डिसीजन लिए जाते हैं उनको कहते हैं बाह्य डिसीजन। तो उन सभी के बीच में जो समन्वय किया जाता है उसको समन्वय कार्य के अंतर्गत लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य कार्य हैं जैसे निर्णयन, डिसीजन मेकिंग, नियुक्ति करना, नव परिवर्तन करना। डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत ये है कि व्यवसाय में जो भी डिसीजन लेता है नए कर्मचारी संबंधित, उसको डिसीजन मेकिंग में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार कर्मचारी की डेथ हो जाती है, कई बुजुर्ग होने से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उनको उनकी जगह
पूर्ति करने के लिए जो नए कर्मचारी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं, स्टाफिंग जिसको कहते हैं नियुक्तिकरण। नव परिवर्तन, इनोवेटिंग के अंतर्गत व्यवसाय में पुरानी पद्धति के द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है तो उसको परिवर्तन करके नए व्यवसाय के अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, नई मशीनरी के अंतर्गत उसको उपयोग में लिया जाता है तो उसको कहते हैं नव परिवर्तन। इसी प्रकार प्रतिनिधित्व के अंतर्गत व्यवसाय में जहाँ पे वो व्यवसाय लगता है वहाँ की जनता आम डिमांड करती है कि यहाँ पे हमारे भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमारे भी रोजगार दिया जाए, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है मैनेजमेंट को, ये भी उसका कार्य है। तो आज हमने प्रबंध के बारे में अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व और कार्य आपको समझाए हैं, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का कार्य था। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार की शंका हो, किसी प्रकार के आपको समझ में नहीं आया है पॉइंट, तो आप इनबॉक्स में लिख के हमारे को बता सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। तो हमारे चैनल जो GCB भोपालगढ़ नाम से यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।